नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है तथा वास्तु के एक और प्रोग्राम के अंदर, एक और एपिसोड के अंदर। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही पसंद किया जा रहा है। देश विदेश से हमारे को बहुत सी ईमेल्स रिसीव होती हैं। आचार्य जी के पास एक अंबार सा लग गया है एक पूरे क्वेश्चंस का। ये सब इसी बदौलत हुआ है क्योंकि आपका प्यार हमें मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। हमारे नंबर्स यहाँ नीचे लगातार हम फ्लैश करते हैं ताकि आप हमारे साथ जल्द से जल्द कनेक्ट हो सकें। आपके भी क्वेश्चंस आएंगे तो हम कोशिश करेंगे अपने एपिसोड के अंदर उनको शामिल करने की। दोस्तों, इसी के साथ आज का प्रोग्राम आगाज करते हैं। आज हमारा प्रोग्राम कुछ खास रहने वाला है क्योंकि हम वो पहलू वास्तु के डिस्कस करने वाले हैं जो शायद आज से पहले किसी भी प्रोग्राम में या किसी एक्सपर्ट के द्वारा आपने कभी हल होते नहीं सुने होंगे। और वो है कि वास्तु अपने आप को हमारे आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ एडजस्ट करता है। वास्तु हमें ये तो बता देता है कि कौन सी चीज़ कहाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वो चीज़ वहाँ पर ऑलरेडी है, बिल्डिंग ऑलरेडी बनी है, दीवारें ऑलरेडी खड़ी हैं, तो वास्तु अपने आप को किस तरीके से बदलता है ताकि वही स्ट्रक्चर हमारे लिए फायदेमंद या हमारे लिए एक प्रॉफिट का सौदा बन जाए या प्रॉफिट के लिए हमारा एक वो चीज़ निकल के आए या हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहे। तो इन्हीं एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। आचार्य जी का स्वागत कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य। निदान प्रणाम। आचार्य जी, ये जो पॉइंट है एक बहुत क्रूशल पॉइंट हो जाता है बिकॉज बहुत से आर्किटेक्ट्स हैं, बिल्डर्स हैं, हमारे को जैसे मेल्स के अंदर लिखते हैं तो बताते हैं कि ऑलरेडी हमने इतना सब कुछ बना रखा है। अब हमारे को बताता है कोई आकर कि इसमें तो ये भी गड़बड़ थी। तो अब वास्तु अपने आप को किस तरीके से मोल्ड करता है? मैं आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले एक छोटी सी, मेरे पास अभी किसी का प्रश्न आया मैं वहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ सो दैट हमारी दर्शकों को भी उसका कुछ फ़ायदा मिल सके, बेनिफिट मिल सके। मुझसे किसी ने पूछा कि जी आजकल बनती है बिल्डिंग वगैरह, तो अब कुछ 1000 साल पहले से या 2000 साल पहले से बिल्डिंग बननी शुरू हुई या 5000 साल पहले से बिल्डिंग बननी शुरू हुई कि लोग घरों में रहना शुरू किए। पहले तो आदमी जंगल में रहता था जी। तब वास्तु क्या होता था? बहुत बड़ा अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि आप समझते हैं कि वास्तु का तात्पर्य क्या है? वास्तु का तात्पर्य है कि वास्तु जो हमारे 5 तत्व हैं, पंच तत्वों के समन्वय का विधान है, जो प्राकृतिक तत्व हैं जी। और जंगल तो प्रकृति थी भाई। प्रकृति के बीच में रहने वाले को वास्तु क्या जाता है? वास्तु में ही रहता है आदमी। वास्तु करना नहीं होता, वास्तु में होना होता है जी, जी। प्रकृति के साथ कुछ करना नहीं होता, प्रकृति में होना होता है। तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि जी वास्तु अपना वो कहाँ एडजस्ट करता है, वास्तु कुछ एडजस्ट नहीं करता, वास्तु तो वहीं की वहीं है जी। अब कोई चीज़ अगर आपकी बिल्डिंग में गलत बनी हुई है या गलत तरीके से रखी हुई है, उसके लिए कुछ निवारण करना होगा। अब फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने बोला कि दीवार बन गई है या वहाँ पे टॉयलेट बन गया है, तो या तो तोड़ो उस टॉयलेट को। अगर वो तोड़ा नहीं जा सकता है तो उसका कुछ निवारण किया जा सकता है। तो वास्तु कुछ उसमें एडजस्ट नहीं कर सकता, वास्तु कोई एडजस्टमेंट नहीं, वास्तु तो वो एज इट इज़ है, जैसा है वैसा ही है। वास्तु के अनुरूप हमने अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना है, उन 5 तत्वों को अपने आप को मैनेज करना है, तो उस नियम के अनुरूप हमको चीज़ों को एडजस्ट करना होगा वहाँ पर जी। अगर कोई चीज़ गलत बनी हुई है तो हमने वहाँ पर उसके लिए कुछ उपाय करना होगा, कुछ रेमेडी करनी होगी जिससे उसकी नेगेटिविटी कम हमें मिले। देखो, अगर टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है तो वो तो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। अब उसको आप या तो बदल दें, तोड़ दें, कहीं और बना लें तो ख़त्म हो, अदरवाइज आप उसकी नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं कुछ रेमेडीज़ करके। इन्हीं रेमेडीज़ के बारे में आपसे ज़्यादा जानने की मैं एक कोशिश करूँगा आज। जैसे कि आपने अभी टॉयलेट के विषय में तो चलो बता ही दिया। मान लेते हैं कि अब हमारे पास एक किचन का ऐसा स्थान निकल के आया है, रसोई घर का, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा विस्तृत तौर के ऊपर हम लोग उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे को उसके अंदर सभी चीज़ें अपनी जमानी है। जैसे कि एक जगह इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, एक जगह हीटिंग कंपोनेंट होता है। तो इन सब चीज़ों को किस तरीके से आप अरेंज करवाएंगे, मतलब अंदर ही रसोई के उसके? जी देखिए, क्या होता है, पहले तो वास्तु में हमें देखना होता है कि प्लॉट कैसा है, मतलब एरिया जहाँ पर बिल्डिंग बननी है। फिर बिल्डिंग का अपना वास्तु होता है, बिल्डिंग कैसे बननी चाहिए। फिर बिल्डिंग के अंदर कोई फ्लोर है या कोई फ्लैट है या कोई भी जगह है, उसको अपने आप में जो हर कमरा है या किचन जैसे आप बता रहे हैं, किचन के अंदर का अपना अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो किचन क्या है, खाना पकता है, गर्म स्थान है, सबको पता है, गूगल पे भी लिखा है कि जी साउथ ईस्ट में होना चाहिए गर्म स्थान। किचन के अंदर की चीज़ें
कहाँ कहाँ होनी चाहिए वो भी वास्तु के नियम के अनुरूप ही रखी जाती हैं। जहाँ पानी का स्थान है पानी रखें, जहाँ अग्नि का स्थान है अग्नि रखें, जहाँ वायु का स्थान है वायु रखें। उसी हिसाब से चीज़ों को अगर हम एडजस्ट कर पाएँ तो हम करते हैं, जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर एज ए रेमेडी हम बता देते हैं कि उससे कर लें, जिससे कि एनर्जी चैनलाइज रहे, एनर्जी की जो नेगेटिविटी एमिट हो रही है वो नेगेटिविटी इम्पैक्ट ना दे आपके जीवन में। मैं अपने प्रश्न, आपने बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा निवारण दे दिया, लेकिन एक प्रश्न का एक और हिस्सा भी है इसके अंदर कि जैसे कि मैं बता रहा था कि रसोई घर ज़्यादा बड़ा नहीं बन सकता। सभी चीज़ें आजकल के मॉडर्न गैजेट्स भी और आजकल की रसोई का जो चूल्हा भी है वो सभी एक ही जगह पे भी नहीं रखना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का चूल्हे के पास होना भी खतरनाक है। तो और दूसरे ही तौर पे दूसरा प्रश्न ये है कि हम कई दफ़ा माइक्रोवेव को बाहर रख देते हैं, कहीं डाइनिंग एरिया के नज़दीक रख देते हैं, तो वहाँ पे भी खाना पकता है, लेकिन उसका स्थान हम लोग चिंता नहीं करते, क्योंकि हमने सोचा होता है कि है तो रसोई घर का ही पार्ट, रसोई घर हमारे अंदर। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो माइक्रोवेव में पकेगा वो भी तो हमें ही खाना है। बिल्कुल ठीक बात। तो यहाँ पर आप क्या सजेशन देते हैं लोगों को? देखिए, यहाँ पर सजेशन यही है कि अगर तो स्थान है, माइक्रोवेव भी क्या कर रहा है, वो गर्म कर रहा है ना जी, गर्मी पैदा कर रहा है। कोई भी चीज़ जो गर्मी पैदा कर रही है उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा साउथ ईस्ट जोन में रखेंगे उतना ही वो हमारे लिए अच्छा है। और जितना वो अपने जोन से बाहर जाएगा तो वो हर एक जोन में जाके कुछ ना कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करेगा ही करेगा जी, है ना। क्योंकि अग्नि और जल ये दो ऐसे चीज़ें हैं कि इनका आपस में वैर है, ठीक है। और इन दोनों के अपने अपने ऐसे स्थान हैं कि जो एक दूसरे से अगर जरा सा भी चेंज हुए या एक दूसरे के साथ कहीं भी एक दूसरे के साथ मिल गए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं। तो रखने से पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं माइक्रोवेव यहाँ रखूँ कि नहीं रखूँ। बेशक वो चाहे दिन में केवल 2 मिनट के लिए यूज़ होता हो, लेकिन वो गर्मी तो छोड़ता ही है। बिल्कुल, मैं ये प्रश्न सभी इसी वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी मेल्स हमारे पास आती हैं, इस तरह के प्रश्न भी निकल के आते हैं, और ख़ास तौर पे ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये गलती अक्सर कर जाते हैं। हालांकि माइक्रोवेव किचन का एक अंग है, एक पार्ट है, और उसी में खाना गर्म होता है, लेकिन हम लोग खाना गर्म जब करते हैं तो कंज्यूम भी करते हैं। तो ये हम ध्यान रखें कि जहाँ रखा जा रहा है वो स्थान जो है वो उसके लिए उचित स्थान होना चाहिए। आचार्य जी, इसी तरह की एक और गड़बड़ हो जाती है छोटे घरों की, अगर हम बात करें कि मंदिर का जो प्लेसमेंट है उसके लिए भी काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे बहुत से हमारे को मेल्स आई हैं जहाँ पे मंदिर की एग्जैक्ट प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए अगर पूछ लें। देखिए, एग्जैक्ट प्लेसमेंट तो नॉर्थ ईस्ट ही होनी चाहिए। अच्छा जी। जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं जी, बहुत शॉर्ट में मैं समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ही क्यों हम मंदिर बनाने के लिए कहते हैं, है ना। सूर्य जब उगते हैं तो उगने से थोड़ा से पहले सूर्य ईस्ट से हमें उगते हुए प्रतीत होते हैं पूर्व दिशा से, लेकिन उगने से थोड़ा सा पहले उनकी जो जिसे कहते हैं ना पाँव फटना, यानी उनकी रोशनी आनी शुरू होती है, वो तकरीबन नॉर्थ ईस्ट के पास से आनी शुरू हो जाती है जी। जो सूर्य की रोशनी है, सुबह सुबह की जो रोशनी है वो अल्ट्रावायलेट रेजेस होती है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाली होती है, वो ही हमें चाहिए। अगर वो स्थान ब्लॉक होगा या वो स्थान गंदा होगा तो वहाँ से उस गंदगी को कैरी करके और रोशनी हमारे पास अंदर आ रही होगी जी, है ना। जैसे कह रहे हैं कि नॉर्थ में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उसका कारण ही यही है कि वो उस नेगेटिव जोन से अगर रोशनी अंदर आ रही है तो नेगेटिविटी कैरी करके लेके आ रही है। इसीलिए कहा कि वो स्थान साफ रखें, वो स्थान खुला रखें, वहाँ स्थान पे आप मंदिर बना। तो अब हम अगर मंदिर लगा देते हैं तो स्वाभाविक तौर पे मंदिर होगा तो उसको साफ रखेंगे, मंदिर होगा तो उस स्थान को हम खुला भी रखेंगे, मंदिर होगा तो उस स्थान की हम देखभाल भी ठीक से करेंगे जिससे वहाँ से हमें पॉजिटिविटी आ सके। ये तो एक वैज्ञानिक कारण है, और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को ही जगह प्रोमिनेंटली बनाया गया कि हम मंदिर वहाँ पे लगाएं, निर्धारित वहीं पे किया गया जी। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक समा बन रहा है। यहाँ पर हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, आप ही के लिए कर रहे हैं, तो ध्यान लगा के सुनिएगा। तो हम लोग इस कार्यक्रम के अंदर कोशिश करते हैं कैसे एक्सपर्ट को बुलाने की, जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें, हकीकत की चीज़ें जो कि फैक्चुअल्स हैं, वो उनके वो क्वेश्चंस का फॉर्मेट उसके हिसाब से पेश कर सके, ताकि इससे भी और ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि वास्तु कहाँ कहाँ जाकर या तो रुकावटें पैदा कर रहा है या रुकावटों को दूर कर रहा है। तो उनको बुलाने से पहले आइए जानते हैं उनके बारे में एक छोटी सी एवी के द्वारा।
तो दोस्तों अभी आपने देखा इस एवी के जरिए हम लोगों ने जानने की कोशिश करी इस पर्सनालिटी को, जिसको मैं अभी आपके सामने लेके आने वाला हूँ। उनका नाम है वासुदेव सम्राट और उनका प्रोफेशन है एक आर्किटेक्ट। सो वासुदेव, आप कैसे हैं और आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ यहाँ पर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आचार्य जी के साथ और आपके साथ बैठकर। सो नाइस। सो हमने आपकी प्रोफाइल देखी है वासुदेव, कब से आप इस लाइन में हैं? हम सर, हमारी कंपनी जो है 16 ईयर से इस लाइन में है। हमारा आर्किटेक्चर सेल जो है वो पिछले 4 साल से इसमें काम कर रहा है। वी हैव अग्रेसिवली हमने अपना एक्सपैंड किया है बिजनेस इनटू हाउसिंग, इनटू हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस। अच्छा। जो हमने डिजाइनिंग वहाँ पे पैन इंडिया हम करते हैं फॉर हाउसिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एज वेल। वंडरफुल। सो अभी जैसे आपसे मेरी बात भी हो रही थी तो पता चला कि आप रिनोवेशंस भी काफ़ी आप अच्छे से डिज़ाइन भी करते हैं, बिल्कुल, दोबारा से भी करते हैं। तो रिनोवेशन के टाइम पे किस तरह की वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं? रेनोवेशन के साथ जब हमें प्रोजेक्ट आते हैं तो वो जनरली 20 साल, 30 साल, 15 साल पुराने प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें हर चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया होता है। सो कई चीज़ें हैं जो हम फेस करते हैं प्रॉब्लम, जैसे कि एंट्री वे कुछ छोटे होते हैं, गलत साइड पे प्लेस होते हैं, उनको हम चेंज नहीं करना चाहते। तो हमारे क्लाइंट्स चाहते हैं कि जी हम अपनी एंट्रीज को ऐसा कैसे करें कि वास्तु हमारे घर के लिए अच्छा हो, हमारी एनर्जीज अच्छी फ्लो करे घर के अंदर। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि बेडरूम के लेआउट ऐसे सेट होते हैं कि बेड इस तरीके से है कि हमारा फेस जो होता है और हमारे पैर जो होते हैं, पैर नॉर्थ को फेस करते हैं, पैर ईस्ट को फेस करते हैं। तो क्लाइंट्स के लिए वो प्रॉब्लम होती है और वो वास्तु हमें बिगाड़ता है हमारे कमरों का और हमारे घर का। दूसरी सर जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं वो होता है पुराने लेआउट्स में बाथरूम के साथ। पुराने बाथरूमों में इंडियन टॉयलेट, जैसे सर हम जानते ही हैं पुराने टाइम पे इंडियन टॉयलेट्स चलते थे। तो आज अब वो मॉडर्निटी के ज़माने में हम लोग चाहते हैं कि वेस्टर्न सीट्स लगें। उसमें सर प्लेसमेंट पुरानी प्लम्बिंग सिस्टम्स की ऐसी होती है कि हम उसको फेस जब करते हैं तो वो वास्तु के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो उस केस में हमारे लिए हम वास्तु कंसल्टेंट आचार्य जी जैसे से बिल्कुल डिस्कस करते हैं जो हमारे क्लाइंट्स के सारे प्रॉब्लम निपटा सकते हैं। ओके, राइट, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा और जान लेते हैं आपके बारे में कि आपने भी कहा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए भी आप काफ़ी काम करते हैं। किस तरह का काम करते हैं? सर हम लोग हॉस्पिटैलिटी में कंस्ट्रक्शंस के लिए काम करते हैं। हमारा स्टील बिल्डिंग्स का बहुत फोकस रहता है बिकॉज वो नई टेक्नोलॉजी रहती है। उस केस में हम हॉस्पिटैलिटी में नए कॉटेजेस डेवलप करते हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए। जैसे कि हमारे एक क्लाइंट इस्कॉन हो गए चेन्नई में, हमारे एक क्लाइंट फर्न्स एंड पेटल्स वाले हैं, तो उनके लिए हम पूरा आर्किटेक्चरल लेआउट सेटिंग करके उनके लिए स्ट्रक्चर्स रेडी करते हैं और फिर इंटीरियर्स उनको प्रोवाइड करते हैं। बहुत खूब। सो आज आचार्य जी के लिए आप क्या प्रश्न लेके आए हैं? आचार्य जी के लिए सर मैं प्रश्न लाया हूँ कि हमारे जो रेजिडेंशियल क्लाइंट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे को इनपुट चाहिए होता है वास्तु का, उसमें ये रहता है कि जी मंदिर सबसे बड़ा मेन पॉइंट है मंदिर, कि हमारा मंदिर काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी अपने ब्रह्मस्थान में, बड़े हाउसेज में ब्रह्मस्थान में लगा लिया होता है। सो इज दैट सर द राइट प्लेस? देखिए, ब्रह्मस्थान बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारी नाभि, जी ठीक है। उस पर कुछ भी प्रेशर, जी, चाहे वो हल्का हो चाहे भारी हो, जो ऊर्जी हो, जरा सा भी प्रेशर वो हमारे पूरे शरीर को हिलाता है। ऐसे ही वास्तु भी है। बिल्कुल। ब्रह्मस्थान तो अगर आपने पुराने बिल्डिंग्स देखे हो, पुराने घर देखे हो, उनके अंदर एक पूरा आंगन बनता था, वो घर के बीच में होता था और उसके चारों तरफ हमारे रहने के कमरे हुआ करते थे अलग अलग तरीके के। तो ब्रह्मस्थान बिल्कुल खाली होता था। अच्छा, वहाँ पर एक ये छोटा सा होता था कि एक छोटे से गमले में बनाकर तुलसी का पेड़ लगा दिया या कुछ ऐसा लगा दिया जिससे कि वहाँ की एनर्जी वो पॉजिटिविटी एमिट करता रहे। ब्रह्मस्थान पे मंदिर बना देना बिल्कुल गलत है। ब्रह्मस्थान मंदिर के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। मंदिर की जो अपनी सही जगह है वो नॉर्थ ईस्ट ही है जी। हाँ, अगर नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं मिल पा रही है तो आप ईस्ट में बना सकते हैं, और ईस्ट में भी जगह नहीं मिल पा रही है तो थर्ड बेस्ट आप नॉर्थ में बना लें। इसके अलावा कोई और जगह जो है मंदिर के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ब्रह्मस्थान तो बिल्कुल नहीं होता। ब्रह्मस्थान तो बिल्कुल खाली होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम जब भी किसी भी एरिया का हम वास्तु करते हैं उसको 81 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 9 by 9 के ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं जी। तो जो सेंटर के जो 9 ब्लॉक्स हैं वो बिल्कुल खाली होने चाहिए, उनमें कुछ भी नहीं आना चाहिए। आचार्य जी, यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है कि अगर ब्रह्मस्थान वाकई में भरा है, छोटे घर होते हैं तो उसके अंदर फर्नीचर की प्लेसमेंट्स भी जो है स्पेस के हिसाब से हो जाती है, तो क्या तकलीफें फेस हो रही होंगी? कैसे पहचाने कि ब्रह्मस्थान के ऊपर मैंने ये रखा हुआ है तो मुझे ये तकलीफ आ रही है? देखिए, प्राकृतिक चीज़ है। हमने शुरू से ही प्रकृति की बात की है। हम अगर अपनी नाभि पे प्रेशर डाल दें, आपने सुना होगा कि कुछ लोगों की ना नाभ उतर जाती है, है ना, या नाभ चढ़ जाती है। ये एक नाभि से संबंधित 2 ऐसी बीमारी हैं जो अक्सर लोगों ने सुनी है।
नाव उतरने और चढ़ने से क्या होता है, आदमी को बीमारी लग जाती है, या तो मोशंस लग जाते हैं, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्रैम्प्स होते हैं, बहुत तकलीफ होती है। अब ऐसे ही हमारा घर है, अगर हम वहाँ पे उस ब्रह्म स्थान पे कोई भी वजन रखेंगे तो वो पूरे घर को कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करेगा। और वास्तु के अनुरूप ये कहा जाता है कि गलती से अगर ब्रह्म स्थान पे बहुत ज़्यादा वजन रख दिया है तो व्यक्ति बैंकरप्ट तक हो सकता है। यहाँ पर आपके लिए एक इनपुट है कि यदि आपके पेट की कोई समस्या है, या फिर आपको धन लाभ में कहीं दिक्कत आ रही है, या फिर आपका संचित धन बहुत जल्दी से खर्च हो रहा है, तो आप ध्यान रखिए कि आपने कहीं अपने घर के सेंटर के ऊपर भार तो नहीं रखा हुआ। अगर रखा हुआ है तो आचार्य जी के नंबर्स यहाँ पे नोट कर लीजिए, जल्द से संपर्क कीजिए। आपकी समस्या के निवारण के लिए ही हमने ये प्रोग्राम बनाया है, जल्द से संपर्क कीजिए। वासुदेव, अगला क्वेश्चन आपका जो है वो क्या रहने वाला है? अगला क्वेश्चन जो सर हम लोग फेस करते हैं कि हमारे कई बारी घर ऐसे बने होते हैं कि एक क्रॉसिंग पे होते हैं, एक तिराहे के बिल्कुल एंड पे होते हैं, टी पॉइंट पे राइट। तो वहां पे सर हमारी एंट्री बिल्कुल टी पॉइंट के सामने होती है। हाँ जी, हाँ तो जी। सर क्या उसमें हमारा कोई वास्तु का दोष पैदा होता है ऐसा? बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि सभी टी पॉइंट्स जरूरी नहीं है कि दोष दें, लेकिन कुछ टी पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल दोष देते हैं। क्या है, जब सड़क सामने से चल रही, सड़क सामने चल के आके मेरे पास खत्म हो रही है, बिल्कुल, तो जो एनर्जी का फ्लो है जी, वो पूरा घर के ऊपर आ रहा है। अगर वो एनर्जी का फ्लो नेगेटिव डायरेक्शन से आ रहा है तो घर पे नेगेटिविटी का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, और अगर पॉजिटिव डायरेक्शन से आ रहा है तो वो फिर भी घर के लिए ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे छोटे छोटे माइनर चीज़ें हैं जो कि घर के फ्रंट पे करने से हम उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। जी, ठीक। और ऐसी स्थिति में जब बहुत ज़्यादा इस किस्म का फ्लो अगर नेगेटिव एरिया से आ रहा है तो घर में कितनी भी पॉजिटिविटी जनरेट हो, लोगों को कई सारी बीमारियां शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से, स्पेशली मानसिक तौर से कई सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं ऐसे घरों के अंदर। इन्होंने बताया कि स्टील फैब्रिकेशन ज़्यादा होने लग पड़ी हैं। अब वास्तु के अंदर हम 5 तत्वों की बातें करते हैं, तो 5 तत्वों के अंदर हम लोग इसको, चाहे हो सकता है कि हम लोहे में गिनेंगे, हाँ लोहा, बिल्कुल लोहे में गिनेंगे, स्टील को हम लोग लोहे में गिनेंगे। अब यहाँ पर एक हेवी मटेरियल को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? अब सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये समझता हूँ कि अब ठीक है, नया ज़माना है, नई चीज़ें हैं, तो पूरा का पूरा स्टील लगा रहे हैं, ये अपने आप में एक थोड़ी सी खतरनाक स्थिति है, क्योंकि लोहा हर जगह लगा देना और वजन के साथ उस जगह पे होना वो काफ़ी इम्पैक्ट देगा रहने वालों को। क्योंकि ये चीज़ क्या है कि कहीं ना कहीं हमें, देखिए हमने शुरुआत प्रकृति के साथ ही की है, हमने ना वास्तु क्या करना है, हमने वास्तु के अनुरूप अपने घर में प्राकृतिक चीज़ों को प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है। देखिए रहना तो हमने कंक्रीट के घर में ही है जी। पहले के समय में आदमी झोपड़ी में रहता था, शुरुआत जब उसने की तो झोपड़ी बनानी शुरू की। उससे पहले जो शुरुआत की उसने गुफाएं अपने लिए ढूंढी, खोजी, उसमें वहाँ रहना शुरू किया। वो बहुत प्रकृति के नज़दीक थी। झोपड़ी भी प्रकृति के काफ़ी नज़दीक थी, क्योंकि वो लकड़ी से या घास फूस से इन सब चीज़ों से बनाता था। धीरे धीरे समय बदलता रहा, ईंट गारे की चीज़ें बननी शुरू हो गई, मट्टी की चीज़ें बनने शुरू हो गए, तो मट्टी भी कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ी हुई थी, फिर भी चल जाता था। समय बदलता रहा, कंक्रीट का ज़माना आ गया। तो हो क्या रहा है, एक्चुअली लोग समय खर्च ज़्यादा करना नहीं चाहते, वो हर चीज़ को बहुत जल्दी पा लेना चाहते हैं। पहले के समय में एक बिल्डिंग बनाने में, फॉर एन एग्जांपल, इनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, अगर साल भर लगता था, आज व्यक्ति कहता भाई मुझे वो बिल्डिंग 3 महीने बना के दे दो। अब इनका तो काम है काम करके देना, तो उसके लिए इन्होंने जो रेमेडी या उपाय ढूंढा कि भाई फटाफट लोहे के गार्डर लगाओ, लोहे का चारों तरफ लगाओ, स्ट्रक्चर खड़ा करो और दीवारें जिप्सम की ऐसे लगा के तैयार ठीक रहो। तो वो लोहे का बनाना थोड़ा सा खतरनाक है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारी और कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान है या और दूसरी कंट्रीज हैं, जहाँ पर इस किस्म के घर बनते हैं, तो वहाँ लोहे का इस्तेमाल कम होता है, वहाँ लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जी। अच्छा, मैं यहाँ पे लगे हाथ आपसे ये भी पूछ लेता हूँ कि लोहे के ज़्यादा इस्तेमाल से किस तरह की प्रॉब्लम्स उसमें रहने वाले व्यक्ति फेस कर सकते हैं? देखिए लोहा क्या है, सबसे बड़ी चीज़ लोहा अपने आप में हैवी है, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हैवीनेस ही क्रिएट कर देगा पूरे घर में। ओह अच्छा। अब जो एक देखो, कहीं भी हम जाते हैं, जैसे आप मंदिर जाते हो, मंदिर आप किस लिए जाते हो, वहाँ का एनवायरनमेंट
बहुत लाइट है वहाँ पर, आपको बहुत ऊर्जा मिलती है, जो कि बहुत लाइट एनवायरनमेंट है, जिससे आप खुद हल्का महसूस करना शुरू कर देते हो। जैसे मेरे पास कोई व्यक्ति आता है कभी, तो वो किसी परेशानी में ही आता है, वो वैसे ही अपनी सारे जीवन की परेशानी, उसको हैवीनेस क्रिएट कर रही है, उन परेशानियों से आया है, तो मेरा काम होता है कि मैं उसके जीवन में थोड़ी सी लाइट एनर्जी क्रिएट करूँ, उसके जीवन में थोड़ी सी हल्कापन उसको महसूस हो पाए, जो थोड़ा आराम मिल पाए। लेकिन अगर हम ये लोहे का ही चादर लगा देंगे तो पूरे घर में हैवीनेस ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा वही लोहा। हेवीनेस को क्या मैं तनाव भी बोल सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हो। अच्छा, बिल्कुल बोल सकते हो। वो एक किस्म का तनाव पैदा कर देगा, और लोहे का अपना एक स्थान होता है, अगर उस स्थान के अलावा और कहीं ज़्यादा हमने लोहा लगा दिया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। अभी क्या होता है कि जो कंक्रीट की बिल्डिंग होती है उसमें सरिये लगते हैं, तो लोहे का बहुत ज़्यादा, आप मानो कि आज के उस लोहे का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर करने वाले हैं उससे कम लोहा वहाँ पर यूज़ होता है, फिर भी उसके अंदर कंक्रीट पत्थर का कुछ तो चीज़ होती है जो थोड़ी सी प्रकृति के थोड़ी सी नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं है। तो आई एम श्योर सर आप अपने क्लाइंट्स को भी आगे सजेस्ट करेंगे कि बिल्कुल उसको किसी और तरीके से हम डिज़ाइन करें। बिल्कुल बिल्कुल। सर इस केस में मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा। जैसे कुछ हमारी बिल्डिंग्स हैं जो हम आरसीसी में कंक्रीट में कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारी फैक्ट्री के शेड्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, हमारे पास इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स हैं, हाई राइजेस वाले क्लाइंट्स हैं जो मेनली स्टील स्ट्रक्चर्स में रेडी टाइम पे जल्दी बनाना चाहते हैं, बिकॉज स्टील के साथ हमें एक वो प्रिसीजन और एक जल्दी भी बहुत जल्दी मिलती है। तो सर उस केस में हम वास्तु को कैसे ठीक कर सकते हैं हमारे फैक्ट्री वाले या हाई राइजेस के लिए? देखिए, वही बात है कि अब जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना। अब उसके लिए क्या हमें कुछ इलाज करना है, कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो हमने वो जो हमने क्या करना है, हमने एनर्जी चैनलाइज करनी है। बिल्कुल। तो हैवी एनर्जीज को थोड़ा सा लो करने के लिए कुछ हमने ऐसी रेमेडी लगानी है जिससे कि उसकी हैवीनेस कम हो जाए। जी सर। देखो, ख़त्म नहीं हो सकती। प्लीज़ मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी ये ना सोचें कि कोई वास्तु कंसल्टेंट या कोई ज्योतिष वो जादूगर होता है और वो कुछ भी करके आपकी समस्याएं ख़त्म कर देगा। प्लीज़, ऐसा कभी नहीं होता है। कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू नहीं है। प्रकृति के नियम हैं, उन नियमों को पालन करना है। हैवीनेस है, उसको कम करने के लिए कुछ हम रेमेडी वहाँ प्रयोग यूज़ कर देते हैं जिससे हैवीनेस कम हो जाए और एनर्जी आप अपने कुछ और ऐसे कार्य करें जिससे पॉजिटिविटी बढ़े, तो आप फिर भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जी। मैं यहाँ पर सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे वसुदेव जैसे जो यंग आर्किटेक्ट्स हैं उनके लिए भी ये ताकीद है, एक कॉशन है, जिसके अंदर मैं ये बताना चाहूँगा कि आर्किटेक्ट्स जो हैं वो ये ही ना समझें कि उनको एक सुंदर सी एक व्यवस्था अपने क्लाइंट्स को देनी है। वो ये भी समझें कि इस सुंदर व्यवस्था के अंदर उनकी हेल्थ अच्छी रहे, वो उनको लाभप्रद हो, वहाँ पे पैसा ज़्यादा अच्छा आए। ये भी एक पूरा पैकेज के अंदर बनाकर यदि एक आर्किटेक्ट देता है अपने क्लाइंट को, उनकी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। तो सर एक और हमारा जो प्रश्न रहता है हमारे क्लाइंट के साथ कि पुराने लेआउट्स में जब आप दीवारें नहीं हिला सकते तो हम वो बेड की एक प्लेसमेंट है, तो कई बार वो बेड की प्लेसमेंट जैसे मैंने पहले बोला हमारे पैर ईस्ट और नॉर्थ की तरफ होते हैं, जहाँ से जैसा मैं समझ रहा हूँ सर पॉजिटिव एनर्जी सारी आती है। सर उस केस में हम क्लाइंट को ऐसा कैसा चीज़ निकाले कि उनके लिए प्रॉस्पेरिटी भी हो और वो नेगेटिविटी भी ना जनरेट हो? देखिए, अब एक कमरा है, आजकल तो कमरे बड़े छोटे छोटे ही बनते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 12x12 का बेडरूम होता है या 13x12 का बेडरूम होता है या 13x11 का बेडरूम होता है, उसमें 7x7 का तो बेड ही होता है। जी बिल्कुल ठीक है। तो कमरे में कितना स्पेस है, कितना उसको हिला पाओगे? सोने के लिए देखिए, अब बेड तो आप कहीं भी रख लो, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर सोने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ये है कि एक तो हमारा सर वो उत्तर दिशा की ओर ना हो, क्योंकि उत्तर दिशा मैग्नेटिक फ्लो है और हमारा सर जो है वो भी उत्तर है, और जब दो मैग्नेट आपस में टकराते हैं तो क्या करते हैं, वो रिपल करते हैं। यस, ठीक है। तो वो एक मेन कॉशन है जो ध्यान रखना चाहिए सोने के लिए। हाँ, उसके अलावा ये कहा जाता है कि बहुत अच्छा होता है कि अगर आप साउथ की तरफ सर करके सोएं, जिससे कि एनर्जी जो उत्तर दिशा से है वो आपके अंदर समाये। और बहुत अच्छा है कि आप पूर्व दिशा की ओर सर करके सोएं। देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, हम क्यों कहते हैं पूर्व की ओर सर करके सो, क्योंकि वहाँ से ज्ञान वो एनर्जी आएगी जिससे उनकी नॉलेज एनहांसमेंट होगी। तो हम कहेंगे भाई पूर्व की ओर दिशा करके सर करके सो जाए। बिल्कुल सर। तो ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे अच्छा है सर करके सोएं। और हाँ, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ है कि उत्तर दिशा की ओर हमारा सर ना हो। बिल्कुल ठीक सर। बहुत खूब, बहुत इंटरेस्टिंग रहा ये एपिसोड, और इसी के साथ समय का एक तकाजा है जो कि हमें उसका देखना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। मैं अपने
गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर आए, अपना समय निकाला। दोस्तों इनका आर्किटेक्ट का प्रोफेशन 16 साल पुराना है। दोस्तों कहते हैं ना कि यदि हम लोग किसी एक्सपीरियंस या बड़े बुजुर्गों के हाथ से अगर हम कुछ भी सलाह लेते हैं तो वो फलती है। इसी तरीके से जो अपने काम के अंदर इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, तो उनके यहाँ से जब काम आपको मिलता है या सलाह मिलती है, डेफिनेटली वो आपके हर तरीके से काम आएगी। इनके नंबर्स मैं अपने गेस्ट के यहाँ नीचे दिए जा रहा हूँ, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में आचार्य जी के नंबर्स भी यहाँ नोट कर लीजिए। आपको वास्तु की इतनी अच्छी टिप्स हम लोग हर हफ्ते देते हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको जुड़ने का मन होगा, तो ये नंबर्स आपको हेल्प करेंगे। इसी के साथ ही विराम देते हैं इस एपिसोड को। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जाने से पहले मैं दर्शकों को एक बात कहना चाहूँगा जो उनको अगले एपिसोड में मिलेगी कि आपके घर में भगवान की कृपा बनी रहे। ये साइंटिफिकली क्या है, अगले एपिसोड में हम जरूर बताएंगे। बहुत खूब, बने रहिएगा। निदान प्रणाम साथियों, मेरा नाम तनिष्क है, आपकी टैरो कार्ड रीडर फ्रॉम द निदान। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने जाना टैरो के मिथ्स और टैरो के बेनिफिट्स, बट मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं और पूछते हैं कि तनिष्क, टैरो क्या सच है? टैरो एक बिलीफ पे डिपेंड करता है, हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है। माइंडसेट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम दिमाग लगा ले किसी बात पे और उस चीज़ को अचीव करने के लिए पूरी जी जान लगा दे तो वो चीज़ हमारी ज़रूर होती है। सिमिलरली टैरो में, जैसे कि पिछले एपिसोड्स में मैंने बताया है, टैरो के रिजल्ट्स कलेक्टिव सबकॉन्शियस और कलेक्टिव एनर्जीज पे होते हैं। अगर आप बिलीव कर लेंगे टैरो की गाइडेंस और टैरो की गाइडेंस को थरली फॉलो करेंगे रेमेडीज के साथ, तो आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम जानते हैं कि जनवरी का फर्स्ट वीक कैसे जाने वाला है। जनवरी का फर्स्ट वीक एयर साइंस यानी कि एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए काफ़ी ऑप्शनल होने वाला है। आप लोग जो डिसीजंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो अपने प्रायोरिटीज़ को चेक करिए, अपने ऑप्शंस को प्रोज एंड कॉन्स में वे करिए, देखिए कि हर एक ऑप्शन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या लॉसेस हैं, और उस बेसिस पे अपने डिसीजन को बनाइएगा। तो आइए देखते हैं वाटर साइंस यानी कि कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो के लिए यह हफ्ता कैसे जाने वाला है। आप लोगों के लिए यह हफ्ता काफ़ी इवेंटफुल होने वाला है। आप लोग जो भी प्लानिंग करते आए हैं, जो भी स्ट्रगल्स के थ्रू गए हैं, उन सब के रिजल्ट्स अब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ये वीक आपके लिए फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू बिगिनिंग्स का है, तो अपने आप पे फेथ रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आइए देखते हैं अर्थ साइंस यानी कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन के लिए ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हैं, या तो कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है या फिर कोई पर्सनल स्ट्रेस है, बट आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि स्ट्रेस हर चीज़ का सल्यूशन नहीं होता है, और स्ट्रेस की वजह से जो आप डिसीजंस भी ले रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। अपने स्ट्रेस को डील करने के लिए हेल्दी ऑप्शंस अपनाइए। गो फॉर वॉक, गो फॉर मेडिटेशन, ये सब कोशिश करिए, एंड जब भी चेंज महसूस हो हमें ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं एयर साइंस यानी कि एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी के लिए यह हफ्ता कैसे जाने वाला है। आप लोगों को अपने थॉट्स को कॉन्कर करना है, अपने थॉट्स को अपने हाथों में रखना है और अपने थॉट्स को बताना है कि ये जो भी नेगेटिविटी है इन सब का कोई फैक्ट नहीं है। कभी कभी हम चीज़ों को ऐसे बिलीव कर लेते हैं जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, पर हमको ये बहुत ज़रूरी है जानना कि उस चीज़ के फैक्ट्स हैं कि नहीं। तो फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए और उन फैक्ट्स के बेसिस पे अपने डिसीजंस बनाइएगा। तो मेरा नाम तनिष्क है, आपके टैरो कार्ड रीडर फ्रॉम द निदान। इस दिए हुए गए नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप इस पे हमें बता सकते हैं कि ये जो भी टैरो कार्ड रीडिंग्स हुई आपकी लास्ट फ्यू वीक्स की, ये कितनी बेनिफिशियल रही आपके लिए और आपको क्या क्या बेनिफिट्स हुए। हम ऑनेस्ट रिव्यूज़ बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरा नाम तनिष्क है, आपके टैरो कार्ड रीडर अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे। निदान प्रणाम।